सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और इस सेशन में हम आपको एक बार फिर, जैसा कि हम पिछले सेशन में किए थे, ग्रामर के सारे क्वेश्चन, हालांकि ग्रामर के बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड और फेमस टीचर से आप में से बहुत से लोगों ने अलग अलग कोचिंग ली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ और ये उनकी कोचिंग के मटेरियल से बाहर जा रहा है। रीज़न सिर्फ इतना है कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं, हम कोई स्पेशल नोट से ना बना के बुक से बनाते हैं, और हम बुक से कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को डालने का। छाया जी कह रही तबीयत कैसे। एक्चुअली ना तबीयत थोड़ी सी, मन अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने मन को अच्छा करके कहा कि टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ काम है और आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि टेस्ट पेपर डिस्कस हो जाए, तो ये सोच के फिर मैं आ गया। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं। और ये भी सही है, तबीयत अच्छी हो जाती है जब हम क्लास ले लेते हैं, क्योंकि क्लास में आपका अच्छा फीडबैक मिलता है, अच्छी बातें सुनने को, तो यही मुझे एनर्जी देती है, क्योंकि मेहनत उसी लिए किया गया है ना। तो ये है। तो अब ध्यान दें आप कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारी ये कोशिश है कि हम आपको ग्रामर के क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से दिखा दें, बता दें, किताबों को पढ़वाने की प्रैक्टिस करवा दें कि भैया वही एसपी बख्शी, वही रेनिन मार्टिन है, हम वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप पकड़िए, आप जाके उसको पढ़िए दोबारा। ठीक है, ये कोशिश है। और आप लोग को मैं बताऊं, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज की बुक ले लो, लेकिन वो बुक बहुत अच्छी बुक है। यदि आप लोग के पास अब बहुत ज़्यादा समय है, 2-3 महीने का समय, यदि आप 500 रुपया खर्च कर सकते हो, तो एक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, दुनिया की सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है वो। हैं, तो अगर वो बुक ले सकते हैं तो आप ले लें, और नहीं भी ले सकते हैं तो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी उससे क्वेश्चन उठाएंगे उसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे, और वो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही, वो भी आपको मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम स्पेशली 3 ही बुक को पकड़ रहे हैं, लेकिन और भी कई कई किताबें हैं जो बहुत ऑथेंटिक होंगी, वहां से एक दो क्वेश्चन तो हम लेते रहेंगे, तो आपको सारी किताब लेने की जरूरत नहीं है। रेन एंड मार्टिन और एसपी बख्शी पर्याप्त है। अगर आप किताबों के प्रेमी हैं, आपको अच्छा लगता है, तो एक बुक और अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं। उस बुक का नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज। और इस बुक का मैं आपको फ्रंट पेज बस दिखा दे रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको ये रहे कि चलो हमको कैसे लेना है, तो वो दिखा दे रहे हैं ताकि आपको अभी देख लो आप लोग। माइकल स्वान की बुक है, दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है। इतनी बेहतरीन बुक है कि विकिपीडिया भी इसको मेंशन करता है कि ये रेफरेंस बुक है। देखो विकिपीडिया इसके बारे में बता रहा है कि प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक एम्ड एट फॉरेन लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एंड देयर टीचर्स। केवल स्टूडेंट नहीं, लर्नर्स नहीं, उनके टीचर भी इसको पढ़ते हैं। माइकल स्वान के द्वारा लिखा गया बहुत ही बेहतरीन बुक है, दुनिया की सबसे अच्छी किताबों में से एक मानी जाती है। इस बुक को आप लोग ले सकते हैं। ये बुक का कवर कुछ ऐसे दिखेगा, आप सीधे, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आप अभी मार्केट में बुक इस कवर से आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बुक है, तो अगर आप लोग ले सकते हैं तो ले लें। ठीक है, चलिए। अब जो है, नहीं भी लेंगे, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि पैसे अगर आपको नहीं खर्च करने तो ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो ज़रूरत की चीज़ है वो आपको देता रहूँगा। सबसे पहला आप सभी के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रीपोजिशन। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सिंगल प्रीपोजिशन होता है और उसका फोर्स होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ सी वाला ऑप्शन बेस्ट होगा, दैट विल बी फ्रेज प्रीपोजिशन। ये आपके रेन एंड मार्टिन में दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। प्रीपोजिशन के जहाँ टाइप दिया हुआ है वहीं पे दिया हुआ है। क्या आप सभी ने सही किया? रेन एंड मार्टिन में यदि आप देखेंगे तो आपको रूल नंबर 373 पे आपको दिख जाएगा। तो ये बताओ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? रेन एंड मार्टिन से लिया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर ऑफ प्रीपोजिशन विद फॉलोइंग एडजेक्टिव। इन एडजेक्टिव के साथ आपको मिसमैच देखना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
ये भी आपके रेन एंड मार्टिन नंबर में, जब आप जाएंगे रेन एंड मार्टिन में तो वहाँ पे एक्सरसाइज 76, 77, 78 में जो वर्ड्स दिए हैं वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, आपको वहाँ चेक करना है। और वहीं से हमने लिया है। एबहोरेंट के साथ टू का यूज होता है, अफेक्शनेट के साथ टू का होता है, डेफिशिएंट के साथ इन का प्रयोग होता है, लेकिन बीसेट के साथ आफ का प्रयोग नहीं होता, विद का प्रयोग होता है। सब कुछ आपको बेहतरीन। अब बताओ प्रियंका वर्मा, आप देखते जाओ, दोनों बुक क्वेश्चन अभी हमने रेनन मार्टिन से लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब यहां ध्यान दो, द गोट सबसिस्ट, गोट सबसिस्ट ऑन, अच्छा क्वेश्चन है। सबसिस्टान मतलब उसमें निर्भर रहता है, जीवित रहता है, कोर्स सेट ऑफ फूड, ठीक है, फूड। फिर उसके बाद ध्यान दे, बीइंग अप्रेज्ड, बीइंग अप्राइज्ड ऑफ। फिर उसके बाद इट इज नेचुरल इन एवरी मैन टू विश फॉर, ठीक है, डिस्टिंक्शन। ही वाज इंडोर्ड विद, ये बहुत ही फेमस सारे वर्ड्स हैं, और ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये भी फिर बता दूं कि रेन एंड मार्टिन से ही लिया है। आप वहां देखें, वहां पे रूल नंबर 384, सब कुछ रेन एंड मार्टिन से सीधे सीधे। सोचो रेन एंड मार्टिन को आपने कितनी बार पढ़ा, और हम पूछ रहे हैं, और आप 4 साल से रेन एंड मार्टिन पढ़ रहे हो, फिर भी हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, जो कठिन चीज है उसको प्रैक्टिस भी तो करनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द एरर इफ एनी, एरर पकड़ना है यदि कोई हो तो। अब ये क्वेश्चन हमने मिरर ऑफ कॉमन एरर से लिया है। आप सभी को मिरर ऑफ कॉमन एरर के 300 एक्सरसाइज हमने करवा दिए हैं, 300 सेट करवा दिए हैं। हमने 30 टेस्ट का जो है एक प्लान बनाया था मिरर ऑफ कॉमन एरर का, 60 टेस्ट का, याद होगा आप लोग को। और 60 टेस्ट में हमने हर टेस्ट में 5 सेट को शामिल किया था, तो टोटल 6 पंचे 30, 300 सेट हमने आपसे करवाए थे मिरर ऑफ कॉमन एरर के। अब वो जो 300 सेट हैं वहीं से हम क्वेश्चन भी लेंगे, क्योंकि वो अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अब समय आपके पास है तो एक बार फिर से मिरर ऑफ कॉमन एरर जो धूल झांक रही है कहीं, उसको बाहर निकाल लो, और उसको फिर से हम लेके आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल दैट सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप मिरर ऑफ कॉमन एरर का सेट नंबर 96 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा, और वहां पे एक रूल लिखा है। अब कुछ रूल ऐसे मिरर ऑफ कॉमन एरर में लिखा रहता है जो कहीं नहीं मिलता, जो नॉर्मली आपको बहुत ढूंढने पे मिलेगा, लेकिन वो मिरर ऑफ कॉमन एरर में है, क्योंकि वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, बहुत रिसर्च किया इंग्लिश पे उन्होंने, अशोक कुमार सिंह जी ने, तो इसलिए जो है वो इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि डाउटफुल जब आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जब भी डाउटफुल होगा या डाउट होगा तो उसके बाद आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डाउटफुल के साथ इफ या वेदर का प्रयोग करना है। कब? जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। सेंटेंस क्या होगा? अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप इफ या वेदर का प्रयोग करें, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दैट का प्रयोग करना है। बेहतरीन जो है इन्होंने दिया था, और आप सभी मतलब अछूते होंगे। मैं कह सकता हूं कि 99% ऐसे लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाए होंगे, या अंधी लग गया हो तो अलग बात हो, समझ नहीं पाए होंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपकी क्या कंडीशन नहीं है। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो है, आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही विल कम टूडे। तो यहाँ पे जब नॉट आ गया तब दैट आ जाएगा। आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही विल कम टूडे। डू यू डाउट दैट ही विल कम टूडे? तो यहाँ पे डू यू डाउट क्वेश्चन है तो इसलिए दैट आया है। आई एम नॉट डाउटफुल निगेटिव है इसलिए दैट आया है। भाई सही गलत से मुझे नहीं पता है कि सही था कि गलत था, मुझे ये बताओ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि नहीं था। हाँ, अब कोई चीज आपको अनमना अटपटा लग रहा है वो अलग बात है, आपने कर दिया, लेकिन आपको पता था कि नहीं? नहीं पता था, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो सेट भूल गए जो 300 सेट हमने करवाए। अब समय है तो आप सब लोग उसे फिर से सेट करना शुरू कर दें आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप गड़बड़ हो जाओगे, हमेशा अंधी नहीं लगेगी, या क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, वो हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन बोल्ड वर्ड। बोल्ड वर्ड में आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। दिस इज नॉट द टाइम टू गो
into the why and wherefore of it। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब कहोगे सर घुमा दिया, अरे अच्छा क्वेश्चन दिया है। आप अगर एन एन मार्टिन में एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है सेम वर्ड यूज एट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, एक ही वर्ड जो है कई पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज होता है, उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दिया कि एक वर्ड दिया उसके कई पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग यूसेज दिखाया है। वहीं से हमने लिया है। एक्चुअली जो वाई है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन वर्ड की तरह यहाँ नहीं आया है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन वर्ड की तरह आता तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो आया नहीं है, ये एक नाउन की तरह यहाँ पे आया है। और अगर नाउन ना होता तो दूसरा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता वो प्रोनाउन होता। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो नाउन या प्रोनाउन होता है इनके बाद आफ आता है एंड, तो ये बीच में बस जोड़ रहा है वेयर फोर को। तो यहाँ पे जो आपका वाई एंड वेयर फोर है दोनों नाउन या प्रोनाउन की तरह आ रहे हैं, और हमेशा आफ के पहले नाउन ही आता है और आपके बाद भी नाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि नाउन या प्रोनाउन के बाद आफ आएगा और इसके बाद भी नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, है कि नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि रवि इज फ्रेंड ऑफ माइन, रवि इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ऑफ है उसके पहले फ्रेंड आया है वो भी नाउन है, और जो माइन है वो भी क्या है, वो भी नाउन या प्रोनाउन है। तो ये एकदम क्लियर है। अरे भाई उसके पहले देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे स्टूडेंट नहीं है इस तरह की बातें करते हैं। आर्टिकल वगैरह तो आ ही जाएगा, आर्टिकल आर्टिकल एडजेक्टिव ये सब तो छोटी बात है। जो नाउन है, जो राजा है वो अपने साथ चलेगा तो उसके साथ तो दो चार लोग ऐसे ही चलते हैं, बॉडीगार्ड और ये सब जो हैं, तो नाउन का बॉडीगार्ड ये सब हैं। आपके एडजेक्टिव हो गए, आर्टिकल हो गए, ये सब क्या हैं, उसके बॉडीगार्ड हैं, उसके पैर वैर छूने वाले लोग हैं जो उसके साथ हर समय चला करते हैं। तो ये नाउन में बोलूं तो उसके साथ अब मान के चलो कि एडजेक्टिव भी आ सकता है, आर्टिकल भी आ सकता है, ये सब तो बॉडीगार्ड है उसके, पैर वैर छुएंगे थोड़ा सा, उससे नाउन खुश रहता है। ठीक है, ये बात है। क्लियर है एकदम, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द गिवन बोल्ड वर्ड। अब आपको बोल्ड वर्ड नहीं दिया था, मैंने फिर ग्रुप में मैसेज कर दिया था, यहाँ पे इन द बाजार, जो इन द बाजार है इसमें बताना। मैंने एक बार और पिछले भी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था, अब ये भी रेन एंड मार्टिन से है। इन द बाजार, इन द बाजार वाला वहां पे दो एग्जाम्पल था। अगर यही मैं लिखूं कि द क्राउड इन द बाजार हाल्टेड, तो द क्राउड इन द बाजार, जो क्राउड के बाद इन द बाजार आएगा वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। लेकिन जब यही एंड में आ रहा है तो ये प्लेस को दिखा रहा है कि क्राउड जो है कहाँ पर रुकी है, तो बाजार में रुकी है। तो जब प्लेस को दिखाएगा तो एडवर्ब हो गया, और जब यही शुरू में आ जाता तो कौन सी क्राउड, वही क्राउड जो बाजार में थी, तो वहां पे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं, डीपर से डीपर लेवल पे बताइए भाई, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं, एकदम ये बताइए जी। प्रियंका वर्मा जल्दी से बताओ प्रियंका, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने बताया ज्यादातर क्वेश्चन रेन एंड मार्टिन से है कि नहीं है, आए कि नहीं आए। तो अब क्या है, सब हम पूछ वहीं से रहे हैं, लेकिन आपको और प्रैक्टिस करना और पढ़ना है। आगे बढ़िए। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है भैया इस सेंटेंस को। अब बनाइए, शिवाजी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसका आपको बना दो कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, शिवाजी वाज ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स इन इंडिया, अदर्स वॉरियर इन इंडिया, ग्रेटर देन। तो इसमें आपको सीधे सीधे पता चल रहा है किससे सही होगा। यहाँ पे ए वाला आंसर जो है बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कितने ऐसे महान लोग हैं, कितने ऐसे वीर वीरांगनाएं हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया है। बताओ भाई, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया, क्वेश्चन नंबर 9। मुझे आशा थी कि मैक्सिमम लोग इसे गलत करेंगे, अगर सही कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा था। अब ध्यान दें, आपको कंप्लीट करना। आई कीप अ हार्स इफ आई कुड अफोर्ड इट, मैं एक हार्स को रखना चाहूंगा यदि मैं अफोर्ड कर सकता। तो ये विश है। अब आप ध्यान दें कि आप ये, अगर आप ध्यान देंगे तो ये सेकेंड टाइप का जो है आपका
सेकेंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। और सेकेंड टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि इफ लगता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वुड होता है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जरा इस क्वेश्चन को आप देखें, अगर जब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से देखेंगे तो अब इफ वाला बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो चलो इफ वाले को पहले पकड़ो। तो इफ आई कुड अफोर्ड इट लगभग सब जगह सेम ही है, तो यहां तो ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरे पार्ट में आ जाओ, तो आई वुड कीप अ हॉर्स, एकदम यही वाला सही है, क्योंकि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यही वाला एक मात्र जो है इस कॉन्सेप्ट पे सेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अब ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने डी मारा? अभी सबको समझ में आ गया कि नहीं? डीपर से डीपर लेवल पे भाई, ये तो एग्जाम्पल है, रूल आपको पहले से पता है, दिया है, कितनी बार बताया जा चुका है, करना था, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम आपको ऐसे बता रहे हैं जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इजी इजी तो सब जगह देखने को मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा अच्छा फील करो, थोड़ा आपको लगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइव फाइव यू आर अ चीट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फाइव फाइव यू आर अ चीट, कोई भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं, केवल सी वाला सही, इट इज कंटेम्प्टेबल दैट यू आर अ चीट, ठीक है। बाकी जो है और कैसे, इट इज शॉकिंग आप लग सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने पास्ट कर दिया तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, आपको ये बताना असर्टिव को इंट्रोगेटिव बदलना है। सारे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखना एकदम इसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पे क्या होगा भैया, क्वेश्चन आपसे बोलता है कि हु डज नॉट लाइक टू बी प्रेज्ड, कौन नहीं पसंद करता है प्रेज होना? तो भैया एवरीबडी, ये तो आप सबको होता है, एवरीबडी या एवरीवन लाइक्स टू बी प्रेज्ड, ठीक है। तो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चेंज, आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू डॉक्टर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया, वॉइस वाला, इतना प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका जिरंड से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आई रिमेंबर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे माई मदर जो है, ये आ जाओ, माई मदर यहाँ सब्जेक्ट है, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन देखो, अब ये जो टेकिंग है इसके पहले बीइंग आ जाएगा, तो पहले के दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए। तो आई रिमेम्बर बीइंग टेकन, तो बीइंग टेकन वाला केवल एक ही ऑप्शन। आपको कुछ भी ना आता हो ना, तो डिलीट मेथड का इस्तेमाल करके डी वाले को मार सकते थे, क्योंकि टेकन हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग का जगह केवल जो है कॉम्बिनेशन एक ही ऑप्शन में डी में, बाकी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ भाई, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता था यदि आपने तैयारी अच्छे से की हो तो। बताओ भाई, ग्रामर तो हम आपसे ऐसे ही पूछ रहे हैं, तैयारी आप कर लो, तैयारी करो, सब करके आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। चेंज द वॉइस, आई हैव मेड हर सिंग अ सॉन्ग, तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या होगा, सी, अब देखो सी आ गया तो हैज बीन हो जाएगा, सी हैज बीन मेड टू सिंग अ सॉन्ग। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है सभी को भाई? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। सी सेड आई मस्ट लीव एटम्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसे पिछली बार नीड वाला दिया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जब भी मस्ट आता है ना, तो आप रेन एंड मार्टिन में ही पढ़िए कि मस्ट का जो पास्ट होगा वो हैड टू होगा। क्या होगा, हैड टू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है, सी सेड दैट सी हैड टू लीव, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एकदम क्लियर है कि नहीं? सब कुछ आप डीपर से डीपर लेवल पे है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दुनिया में कहीं है नहीं, वो यहीं पे है, इसी दुनिया में है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को दिल की गहराइयों से? अगर मैं कहूं कि ये कहाँ से है, तो अब ये जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, वो भी मैं सारे एग्जाम्पल जो आपको लिए गए सारे एग्जाम्पल एसपी बख्शी से लिए गए हैं। आपके जो 5 से हमने शुरू किया है, यहाँ से सारे एसपी बख्शी से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 11 भी एसपी बख्शी से है, क्वेश्चन नंबर 12 भी एसपी बख्शी से है, क्वेश्चन नंबर 13 भी एसपी बख्शी से है, क्वेश्चन नंबर 14 भी एसपी बख्शी से है, और अब क्वेश्चन नंबर 15 भी एसपी बख्शी से है। एसपी बख्शी को मैं क्यों ले रहा हूँ आप समझो। रेन एंड मार्टिन के साथ प्रॉब्लम है कि रूल तो इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स ये वन लाइनर वाला देते हैं। अब आपका एग्जाम एमसीक्यू टाइप का है, तो मजबूरी है कि अगर हम
एसपी बख्शी से ले रहे हैं तो थोड़ा हमें फायदा हो रहा है कि एमसीक्यू टाइप के वहाँ क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं पीछे, और साथ ही साथ ये है कि थोड़ा सा वो लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो इसलिए उनको हमें पकड़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रामर के लिए रेनिल मार्टिन एसपी बख्शी पकड़ लो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो आपको हिला दे, एकदम करके आओगे। और अभी आप लोग बताइए, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि आप लोग पढ़ते रहते हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि आपने उसको उस लेवल पे नहीं पढ़ा है, अब पढ़ने की जरूरत है फिर से, और हम आपको मजबूर कर रहे हैं, जाओ भैया जाओ पढ़ के आओ। इनडायरेक्ट में बनाना, लेखा सेड मानसी यू मस्ट बी साइलेंट, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। लेखा आर्डर, देखो अगर मस्ट बी साइलेंट है तो इसका मतलब आपको दबाया जा रहा है, आर्डर दिया जा रहा है, और ऐसे भी आर्डर से रिलेटेड है। एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, लेखा आर्डर्ड मानसी टू बी साइलेंट। डिलीट मेथड का इस्तेमाल कर लो, और कोई भी तीनों सेंटेंस वास्तव में गलत है, बाकी तीनों सेंटेंस ठीक है, तो इस आधार पे भी आप कर सकते थे कि एक के सेंटेंस सही है। डिलीट मेथड का इस्तेमाल करो, तुरंत एक क्वेश्चन आपके हाथ में। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता था, लेकिन हम आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा सा अलग तरह से, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज में सारे ऑप्शन दिए हुए थे, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, तो ये वहां से हमने लिया है। यहाँ पे जो वर्ड कार्पस है, कार्पस का होगा कारपोरा, कार्पस का क्या होगा, कारपोरा, ठीक है। तो नोट कर लो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लो, ठीक है। आपके सामने हमने ऑप्शन रख दिया है, और आप इसे याद कर लो, बस कुछ करना है नहीं। कम से कम 4 आपको हमने नए दिए, 4 क्या, फार्मूला का फार्मूले आपको पता ही है, ठीक है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ पे 2 वर्ड आपको अतिरिक्त टाइप का मिला, उसको रट लो, प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और इनको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई इसमें कौन सा ग्रामेटिकली जो है करेक्ट नहीं है, पकड़ के बताइए भैया। अब ध्यान दो, अ न्यू डिजीज इज अफेक्टिंग मेनी कैटल, सही है। बी वाला गलत है, बहुत अच्छा, हाफ ऑफ देम लिप्स इन स्कॉटलैंड, लिप्स नहीं होगा, लिव होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आपको मैं बता दूं, कुछ चीजें बता रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहो तो कर लो। नोट ये करना है कि आपको ये ध्यान देना है कि अगर हाफ आप, अगर हाफ आएगा इसके बाद हाफ आएगा, तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अगर हाफ आपके बाद प्लूरल नाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन, तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, एकदम सिंपल है। अगर आप मान लीजिए अ नंबर ऑफ आ रहा है, अ नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ के बाद क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन यदि आ रहा है, तो उसके बाद से जो है क्या है, वर्ब भी प्लूरल होगा। मतलब इधर जो है आपको ध्यान देना, ये नाउन है और ये वर्ब है, ठीक है। अब ये कुछ फ्रेजेज हैं जो आपको ध्यान देना, जैसे अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, तो ग्रुप ऑफ के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन, और आपका वर्ब क्या होगा, ये भी प्लूरल होगा। ये आपको याद रखना है, अ नंबर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ। फिर और क्या है, अ कपल ऑफ, अ कपल ऑफ, तो कपल ऑफ के बाद फिर प्लूरल आएगा, और यहाँ पे वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा। इसी तरह से अ लॉट ऑफ, और लॉट ऑफ जब आएगा तो यहाँ फिर प्लूरल आएगा, यहाँ भी प्लूरल आएगा। इसी तरह से द मेजोरिटी, मेजोरिटी को लेके कल कुछ लोग कंफ्यूज थे, फिर से देख लें, अगर द मेजोरिटी आ रहा है, ठीक है, मेजोरिटी, तो यहाँ पे भी फिर आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, और आपका वर्ब भी प्लूरल आएगा। एकदम क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आपको रूल भी उतने प्यारे दे रहा हूं, 100 बार आपको सर झुका के सलाम ठोकना चाहिए, समझ लो। आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, कोई टीचर आपको इस तरह से क्वेश्चन यूट्यूब के इतिहास में, कोई भी ऐसा यूट्यूब वाला लेक्चर मुझे दिखा दो जो आपको 25 क्वेश्चन ग्रामर के इस तरह दे दे, मैं सलामी ठोकूंगा, मैं उस दिन से पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। हम आपके सामने ये जो क्वेश्चंस लेके आते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। आपसे क्यों कह रहे हैं कि आप हमें जो है वो रेस्पेक्ट, वो प्यार, वो सम्मान दीजिए, क्योंकि इसलिए क्योंकि इतना टाइम लगता है। ये हर क्वेश्चन जो आपके हैं, हर क्वेश्चन टाइम ले मांगते हैं, बहुत टाइम मांगते हैं, तब जाके आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ पाते हैं।
ठीक है। और आप देखिए हर क्वेश्चन एक अलग प्रकार से रूल को व्यक्त कर रहा है, एक अलग टॉपिक को फॉलो कर रहा है। कोशिश बस यही कि आपको ज्यादा ज्यादा सिखाया जाए, बताया जाए। ये तो ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो अब ये कहां से मैंने लिया, तो ये नाउन नंबर का टॉपिक है, और जो नाउन नंबर का टॉपिक है, ये टॉपिक आपका जो है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज की बुक से हमने लिया है। कहां से लिया है? प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात, चिंता की कोई बात नहीं है। वहां पे आएंगे, रूल नंबर 128, पेज नंबर 128 पे सेकेंड नंबर का रूल है। हम्म आप तो 2 घंटे में पेपर देते हैं, लेकिन उस पेपर को बनाने के लिए पूरा 24 घंटे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, हर एक सेक्शन में काम करना पड़ता है, तब जाके आपके लिए इतना बेहतरीन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। और 18 देखिए भैया क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वाज सीन हंड्रेड्स ऑफ कैटल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब इस तरह से बहुत अजीब सा चीज आता है ना, तो आप देखा करिए कि उसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट पकड़ना समझ गए तो आपको ये सारी समस्या सॉल्व होगी। 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर, आपको देखते देखते लगेगा कि ये एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ये प्लेस की बात बता रहा है। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ये तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हंड्रेड्स ऑफ कैटल, ये आपका सब्जेक्ट है। और जब हंड्रेड्स ऑफ कैटल है तो सीधी सी बात है, वर्ब भी तो प्लूरल होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? डीपर से डीपर लेवल पे कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन कहां से लिया, तो ये मिरर ऑफ कॉमन एरर से लिया गया है, पेज नंबर 29। मिरर ऑफ कॉमन एरर उठा लो भाई, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। फाइंड आउट द एरर इफ एनी, एरर बताओ अगर कोई है। तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। जब भी कोई प्रॉपर नाउन आएगा, अगर वो दुनिया में एक हो, अगर कोई ऐसा प्रॉपर नाउन है जो दुनिया में केवल एक है, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो यूनिक चीजें हैं वो द, जैसे जोग फॉल्स, ये एक है तो द जोग फॉल्स। ठीक है, द सन। ठीक है, तो ये यहाँ पे द का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। नेचर की जितनी भी चीजें हैं वो अपने पहले द का प्रयोग लेती हैं, जैसे द रिवर। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताओ जी। तो ये किया आप लोगों ने, ये क्वेश्चन भी आपको करना था। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया? ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अरे भैया ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग की तुलना हो रही है दुनिया के दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके वे ऑफ थिंकिंग से। तो जब वे ऑफ थिंकिंग की तुलना होगी तो सुपीरियर किससे होगा? कंट्रीज से नहीं होगा, उनके वे ऑफ थिंकिंग से होगा। और वे ऑफ थिंकिंग एक सिंगुलर नाउन है, वे, तो इसलिए दैट ऑफ हो जाएगा। वे ऑफ थिंकिंग जो है ये एक सिंगुलर है, तो इसलिए दैट ऑफ हो गया। तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ है वहां पे दैट ऑफ होगा। कर दिया था सभी लोग? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किया कि नहीं किया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, छोटे हैं लेकिन बड़े अच्छे हैं। आफ्टर ट्वाइलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बार बार बताया हूं मैंने, जो सीट दिया था याद हो आपको? सीट क्या दिया था? कि ये कहा था कि जो निगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे हार्डली, सेल्डम, ठीक है, जितने भी निगेटिव वर्ड होते हैं वो अपने बाद नो नहीं लेते हैं, क्योंकि एक निगेटिव के बाद दूसरा निगेटिव नहीं आएगा, उसके बाद पॉजिटिव वाले आएंगे। तो जब हार्डली आ गया तो फिर एनी आएगा। ठीक है, तो ये है, ये भी रूल बहुत ही प्यारा रूल है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, रेयरली है,
सेल्डम है, ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर ये एडवर्ब आते हैं तो ये ऑलरेडी निगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, तो ये अपने बाद नो नॉट नहीं ले सकते। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्हें हटा के और अगर कहीं है तो एनी का प्रयोग करें या पॉजिटिव वाले यूज करें। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सी हार्डली फील्स नो प्रॉब्लम, क्या ये सही है? सी हार्डली फील नो, नो प्रॉब्लम नहीं होगा, एनी प्रॉब्लम। अगर मैं कहूं कि सी सेल्डम मेक्स एनी कमेंट, तो एकदम सही है, नो कमेंट नहीं होगा, एनी कमेंट होगा। क्लियर है एकदम? सभी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? डीपर से डीपर लेवल पे दिमाग में जा रहा है? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं भैया। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी कल ही सिखाया था, एक बार फिर बता दे रहा हूं कि भैया रिग्रेट एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद क्या लेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, जीरंड लेगा। तो आई रिग्रेट नॉट लर्निंग, नॉट लर्निंग होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। अवॉइड, माइंड, डिटेस्ट, कांट हेल्प, कांट बियर, रेसिस्ट, इंजॉय, रिसेंट, स्टॉप, स्टार्ट, पोस्टपोन, डिफर, वर्थ, प्रीफर, कंसीडर, प्रैक्टिस, फिनिश, रिस्क, पार्डन, एक्सक्यूज, फॉरगिव, इट इज नो यूज, इट इज, ठीक है, परपोज, मिस, इमेजिन, रिग्रेट, मीन्स, एंटिसिपेट, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक। ये जितने भी हैं ये अपने बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। एसपी बख्शी नॉन फाइनाइट चैप्टर, ठीक है, उसके प्रैक्टिस सेट 1 में देखिए पेज नंबर 94। बार बार बता रहा हूं, टुनटुन अगर खाली लेक्चर को ही रिवाइज कर ले तो ये समझ लो कि वो टुनटुन नहीं रह जाएगा, एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएगा। हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सी एक्सपेक्ट दैट हर सन मे रिटर्न, वो आशा करते हैं कि उसका बेटा आ सकता है। इफ वी रिक्वेस्ट हर, यदि हम उसे रिक्वेस्ट करें तो वो क्या कर सकती है? सी माइट गिव अ लिफ्ट, पक्का नहीं है कि वो दे देगी, तो माइट, जहां पे कम चांसेज हैं, मे से भी कम चांसेज होता है माइट में, तो यहाँ पे माइट होगा। बस अब एक ही ऑप्शन है मे माइट वाला, आपका सी ऑप्शन बेस्ट आंसर होगा, सोचना ही नहीं है। भैया ये लो कितना बेहतरीन आप सभी के सामने आ रहा है मॉडल्स, लता जी हैं मॉडल्स, देखो कितना बेहतरीन तरीके से। ऑल फेल्ट दैट ही माइट बी अ चीट, ठीक है, मे आई गो आउट, बेहतरीन आप सभी के सामने है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। देखो भैया 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन द इंपरेटिव मूड। अब इंपरेटिव मूड तो आप आसानी से बता सकते हो, प्लीज क्लोज द डोर, ये भी आपका रेन एंड मार्टिन से है। तो रेन एंड मार्टिन एसपी बख्शी तो ले रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चन में, केवल दो क्वेश्चन के लिए हमने प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज लिया, बाकी सब रेन एंड मार्टिन से ले रहा हूँ और एसपी बख्शी से, और मिरर ऑफ कॉमन एरर आपने प्रैक्टिस ही किया है, 3 किताबें हैं। बताओ प्रियंका, अभी बताओ सारा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आपने कहा सर गलती तो कोई नहीं निकाले हम, गलती नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अब बताओ ये क्वेश्चन सारे करने वाले थे कि नहीं? कोई ऐसा भगवान, कोई ऐसा नियम नहीं खोज के हम ला दिए कि आपके लिए बहुत ऐसा था, आप सारा कर सकते हैं। बात यह है कि जबान पे नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है मामला। चलिए अब आ जाते हैं, आपके कुछ डाउट्स थे, उन डाउट्स को ले लेते हैं। ग्रामर में रोज ऐसे करा दूंगा, फिर आपके डाउट्स को ले लूंगा, ठीक है। अब चलिए डाउट्स देख लेते हैं भाई। सबसे पहला डाउट जो है क्वेश्चन नंबर 52, जल्दी जल्दी दे ले रहा हूँ, समय कम है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लें भाई। और यहाँ पे क्या है, शेक्सपियर, कौन सा आपको जो इनकरेक्ट लग रहा है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, यहाँ कोई डाउट था होना ही नहीं चाहिए। क्लैरिटी, ये अल्बर्ट, एडवर्ड अल्बर्ट की बुक में पेज नंबर 97, देखो अपने पास से कोई चीज नहीं ले रहा हूँ, अल्बर्ट की बुक खोलिए और वहां पे पेज नंबर 97 पे देखिएगा। वहां पे द ओनली बिगेटर ऑफ सोनेट, जो सोनेट का ओनली बिगेटर है, टू एड्रेस टू अ लवली एंड फिकल मिस्ट्रेस, भैया वो नहीं, जो ओनली बिगेटर ऑफ सोनेट है, जो डेडिकेशन है पहले पेज पे, वो डब्ल्यू एच है। कौन है वो? डब्ल्यू एच को किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैरी फिटान हमने कर दिया, यही गलत है। क्लियर है कि नहीं भाई? डेडिकेट किसको किया गया? डब्ल्यू एच को, जिसे, जिसके नाम को लेके लोग कंफ्यूज हैं। कोई कहता विलियम हर्बर्ट है, आपके एग्जाम में भी विलियम हर्बर्ट आया है,
और यहाँ तक कि अल्बर्ट महोदय भी विलियम हर्बर्ट ही दे रहे हैं। अल्बर्ट में विलियम हर्बर्ट दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है और ज्यादातर लोग इस बात पे सहमत हैं कि वो कौन थे WH आर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, ठीक है, तो ये थे वो हेनरी रिस्ले। ठीक है, तो ये है। फिलहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जो क्वेश्चन का आंसर है वो बी वाला आप लोग को क्लियर है एकदम कि वो गलत है। अब अगला क्वेश्चन जो है, डाउट है 53 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ भी डाउट तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये मैंने लिख लिया अपनी तरफ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दें कि मैंने शेक्सपियर के कुछ फेमस सोनेट और उनके कपलेट्स को लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कितने लोग इसको सही कर पाए। आप सही इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको अल्बर्ट और W. जेलांग की बुक पढ़ते ही नहीं है। इतनी बार बोला कि पढ़ ले भैया, मुन्ना बाबू भैया सब लोग पढ़ लो, कितना रिक्वेस्ट करूं। बताओ भैया क्या करूं मैं कि आप पढ़ लोगे, बताइए क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, इतने समझदार हैं। अल्बर्ट की बुक पढ़ेंगे। मैंने कहा अल्बर्ट और ये W. जेलांग की बुक को पढ़िए। वहां पे जिस 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 सोनेट का नाम दिया हो उस कम से कम सोनेट तो देख ही लो, क्योंकि उन दो बुक में मुश्किल से 8-10 पेज में सारी बात दिया है। वहां पे सोनेट को आपको देखना है, सोनेट को देख लो। जब सोनेट को देखोगे तो वहां पे इन चारों सोनेट का जिक्र किया गया, सोनेट नंबर 30, सोनेट नंबर 33, 55, 116। जब जिक्र किया गया तो हमने कहा वहां से चलो क्वेश्चन बनाते हैं, और आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बस। अब इसमें गलत क्या है? गलत भी बहुत प्यारा किया गया है। ठीक है, जो ये बहुत ही फेमस सोनेट है, जो शेक्सपियर का 116 नंबर का सोनेट है, बहुत ही फेमस सोनेट है, और वहां से गलत किया गया है। ठीक है, ये जो लाइन दी गई है 116 नंबर की वो गलत है। ठीक है, ये जो हमने लाइन यहाँ पे दी है वो 65 नंबर सोनेट की दे दी है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट की कपलेट, और आपको क्या करना है 116 नंबर का करना है। तो ये क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है भाई कि कैसे क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो कम से कम ये जो 4 किताबें हैं इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा मटेरियल दिया है इन राइटर्स के बारे में, वो तो तैयार ही कर लो। आपको पता है पिछली बार अल्बर्ट से कैसे सीधे सीधे क्वेश्चन गाल्सवर्दी के आ गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए ये कुछ अच्छे क्वेश्चन बने हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। बात ये कि आप पढ़ नहीं रहे हैं या रिवीजन उतना बढ़िया से नहीं हो पाया है, या आप डरते हैं। डरना छोड़ दीजिए, डर के आगे जीत है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हैमलेट में ओफिलिया महोदया जो हैं ये कुछ सॉन्ग को गाती हैं। अब आप बताइए कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये तो देखते ही कर सकते थे, क्योंकि जो पहला वाला लाइन है, ये पहला वाला लाइन तो हैमलेट की सालिलकी है, और हैमलेट के सालों सातों सालिलकी आपको पता होना चाहिए। अब ये बहुत ही फेमस है, पहली लाइन है, हाउ ऑल अकेजन डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड इस पर माई डल रिवेंज। ये तो हैमलेट ही बोलेगा ना, ये ओफिलिया क्यों बोलेगी? बताओ भाई, ओफिलिया किससे बदला लेना चाहती है, ये बताओ जरा। किसी से बदला लेना चाहती है, माई रिवेंज। एक वर्ड को पकड़ लेते आप। एकदम आसान था ये क्वेश्चन है। बाकी 3 ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो डिलीट मेथड का इस्तेमाल करो, दिमाग लगा दो थोड़ा। डरना क्यों है? एसके सर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, स्टेटमेंट टाइप के, डिफिकल्ट टाइप के, क्योंकि हम आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन में बहुत फैक्ट देना चाहते हैं। जब आप क्वेश्चन को कर लो, बाद में इन तीनों ऑप्शन को भी देख लो, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ओफेलिया से रिलेटेड हैं। एक्ट 4 में ओफेलिया पागल हो जाती है और अजीब अजीब तरह से गाने गाती है। उस सारे गाने की कुछ कुछ लाइन यहाँ पे ली गई है। और ये वाला जो है, ये इनकी लास्ट सालिलिकी है जहां पे ये बात बोलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 में किसी को डाउट था। क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दो, किंग लियर में तीनों बहनें हैं। तीनों बहनें जो हैं, किंग लियर शुरुआत में कहता है भैया मैं अपनी प्रॉपर्टी को बांटना चाहता हूँ, जो मेरी तारीफ करेगा, जिस हिसाब से तारीफ करेगा मैं उसके हिसाब से, भैया चलो पार्टी बांटने से पहले तारीफ करो मेरी भाई। अब तीनों बहनें बारी बारी से, सबसे बड़ी बड़ी वाली आती, कहती सर आई डू लव यू मोर देन वर्ड्स कैन विल्ड द मैटर। पापा मैं आपको इतना प्यार करती हूँ जितना कि वर्ड्स अगर कहना चाहेंगे तो कह नहीं पाएंगे। मेरे अंदर से जो प्यार है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता पापा। मैं इतना आपसे प्यार करती हूँ।
डीयर देन आई साइट, स्पेस एंड लिबर्टी, यहाँ तक कि अपनी आई साइट से ज्यादा मुझे आप प्यारे हो, स्पेस और लिबर्टी से, सब कुछ से प्यारे आप हो पापा जी। ये कहती है गोनेरिल, एकदम सही बात है। रीगन महोदय आई, वो कहती है सर आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर, हैं मैं उसी मेटल से बनी हूँ, उसी हाड़ मान से बनी हूँ पापा, जैसा कि मेरी बहन है। एज प्राइज में ऐड हो, इसलिए मुझे भी उतना ही रुपया पैसा खजाना दे दो जितना कि मेरी बहन को दोगे भैया। क्लियर है एकदम। कार्डिलिया आती, कहती आई लव योर मजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, पापा जी मैं आपको प्यार करती हूँ उतना ही जितना बॉन्ड के हिसाब से, बॉन्ड का मतलब जितना एक माता पिता और बेटी के बीच में प्यार होना चाहिए, नो मोर नो लेस, ना तो मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ ना उससे कम करती हूँ। इतना बेहतरीन लाइन आपको दी गई, और ये तीनों फेमस लाइनें, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। लास्ट वाला गड़बड़ है, लास्ट वाला नो लेस देन, अब इसे समझ भी जाते आप, और ये एकदम इजी था, सच बता रहा हूं, एकदम इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन दिमाग डर जाता है ना, हम डर जाते हैं। ये बताओ कार्डिलिया ये बात बोलेगी भला, नो लेस देन लाइफ, पापा हम आपको लाइफ से कम प्यार नहीं करते, विद ग्रेस हेल्थ ब्यूटी, अपनी ग्रेस से, अपनी हेल्थ से, अपने ब्यूटी से, अपने ऑनर से कम प्यार नहीं करते पापा आपको, हम बहुत प्यार करते हैं। अपने जान से बढ़कर आपको हम प्यार करते हैं पापा जी, एज मच एज चाइल्ड लव्ड आवर फादर फाउंड, हाँ जितना भी एक बच्चा अपने पिता से प्यार कर सकता है उससे कहीं ज्यादा। आप बताओ, तो ये बात अब कार्डिलिया बोल सकती है क्या? कार्डिलिया जब पहली लाइन में बोल रही कि भैया पापा हम आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना एक बेटी को पिता से करना चाहिए, ना उससे ज्यादा करेंगे ना कम, तो ये बात कार्डिलिया कभी बोलेगी? तो ये तो बात ऐसे ही नाट हो गया, कट गया ये, और यही ऑप्शन हो गया। दिमाग लगाओ, अपने आप आंसर लो, दिमाग लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं मिलेगा। डरना नहीं है, हड़बड़ी है भैया, 2 घंटे से पहले पेपर करके जाना है। अरे कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाओगे पेपर देके? 2 घंटे पूरा लो, खूब बढ़िया से पेपर पढ़ो, समझो, दो। अब पेपर दे रहे हैं, अरे मेरे को कॉफी पीना है, कॉफी पीने का मन कर रहा है, खाना खाने का, पेपर के दौरान ही सब मन करने लग रहा है, हैं तब तक कोई और आ गया, गेस्ट आ गए, ये वो सब चीज में फंस गए। पेपर के दौरान एकदम सीरियस रहिए, एकदम मन लगा के, पेपर के सिवा और कुछ दिखना नहीं चाहिए, हाँ तब बात बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन आप सभी के लिए लाया गया था, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में ध्यान दें कि यहाँ पे आपसे बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि भैया शेक्सपियर प्ले और उससे रिलेटेड जो राइटर के वर्क हैं आप मैच करो और बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कि व्हाट वाज शेक्सपियर रियली लाइक, ये स्टैनली वेल्स का वर्क है, बहुत बढ़िया है। विल इन द वर्ल्ड, ये भी बहुत फेमस वर्क है। हाउ शेक्सपियर बिकेम शेक्सपियर, स्टीफन ग्रीनब्लैट का वर्क है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द व्हील ऑफ फायर, जॉर्ज विल्सन नाइट का है, ये भी बहुत बढ़िया है। प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये तो बच्चा मार देगा। प्रीफेस टू शेक्सपियर, शेक्सपियर के ऊपर बेन जॉनसन ने कोई किताब ही नहीं लिखी है, केवल एक पोयम लिखा था, तो अब यहाँ पे किताब बोल दिया गया, इतना तो बुद्धि लगा ही लेते। बताओ कितने लोग सही मारे इसे? बेन जॉनसन हो ही नहीं सकता, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन होगा। कुछ लोग जानबूझ के कहेंगे गलत नहीं बोलेंगे, नहीं तो गुरुजी डांट देंगे। हाँ गलत हुआ तो गलत ही बताओ, नहीं तो आपका उमार सेट चेक कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61 देख लो भैया, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सम लाइन्स आर कंसिडर द फर्स्ट लाइन ऑफ शेक्सपियर प्ले, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ शेक्सपियर के प्ले की फर्स्ट लाइन आ जाओ, हैं बहुत प्यारा। जो मेजर प्लेज हैं जैसे लेट फेम, एज आई रिमेम्बर एडम, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ, ये तो देखते ही बच्चा बच्चा। देखो हम आपको फैक्ट दे रहे हैं लेकिन वो चीज पूछ ही नहीं रहे हैं जहां से आप फंसो, हम वो पूछ रहे हैं जो बड़ा फेमस वाली चीज है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, बहुत ही फेमस है, 12th नाइट में ओर्सनो बोलता है। लेकिन हमारा टुनटुन पहली लाइन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, हताश हो गया, अरे बाप, ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। फर्स्ट लाइन से शेक्सपियर के प्ले के पूछ दिया क्वेश्चन जी गुरु जी, अब बताओ क्या ऐसा पूछा जाता है क्या? अब गुरु जी को ही गुस्सा आ रहा है बच्चा, कह रहा है ये क्या कर रहे हैं, ये सब गड़बड़ बात है। अरे भैया क्वेश्चन तो पढ़ लो थोड़ा ईमानदारी से, क्वेश्चन पॉपुलर वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ गलत करने के लिए, हैं जो आपके एग्जाम में आ चुका है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव। ये पहले ही हाफने लगे, डर गए, परेशान हो गए, पसीना आ गया, यही गड़बड़ी एग्जाम में भी करते हैं आप लोग, हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, इसको भी करना था आपको। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 63 देखो। क्वेश्चन नंबर 63 जो है, ये ध्यान दो भाई। इनकरेक्ट बताना है। इमोजेन सिम्बेलाइन में एकदम पॉपुलर है। इजाबेला मेजर फॉर मेजर में है। जूलिया टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है। ये क्वेश्चन बियांका जो है, ये मच एडो अबाउट नथिंग में नहीं है। ये कहाँ पे है बियांका? बियांका कहाँ है भाई? अरे भाई मेरी वाइफ बियांका कहाँ है, जल्दी बताओ। टेमिंग ऑफ द श्रू। टेमिंग ऑफ द श्रू में कैथरीन की बहन का नाम क्या है? बियांका है। आसान है। ठीक है। हाँ, अब एक दो लोग देखो ओथेलो बता दिया। अगर ओथेलो भी समझ लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि हमने मच एडो अबाउट नथिंग दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम करना चाहिए। सॉन्ग हमने दे दिया भैया, सॉन्ग तो तैयारी करो धीरे धीरे, जितने भी प्लेज के सॉन्ग्स हैं तैयार करो। ठीक है। ये जो सॉन्ग है, देयर इज दे वेयर द बी सक्स देयर सक आई, ये जो है ये आपके कहाँ का है? ये टेम्पेस्ट की लाइन है, सॉन्ग। ठीक है। तो ये चलो भैया, बहुत बढ़िया। तो आनंद आना चाहिए। अभी बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो क्राउन का कॉम्बिनेशन आपके सामने डाल दिया है। सिर्फ क्वेश्चन इसीलिए पूछा जा रहा है कि आप करो। जो इसमें बी वाला ऑप्शन है, आटोलिस आटोलिकस, ये जो है कहाँ पे? विंटर स्टेल में है। अब आगे बढ़ते हैं। बस अब 5 मिनट के समय में जो बाकी बचा हुआ कर देंगे। अब ये 66 में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। इनके जो फ्रेंड्स हैं जॉन स्टाफ के कैटेगरी में, ये बारडोल्फ हैं, पीटो हैं, पॉइंस हैं, रॉबर्ट सैलो हैं। ये जो आपका डगलस है, वो डगलस नहीं हो सकता। डगलस क्यों नहीं है? क्योंकि डगलस जो है वो हेनरी फोर्थ में आया हुआ है। ठीक है। ये वो करेक्टर नहीं है। तो ये थोड़ा सा देख के भी मार देते आप। चलो कोई बात नहीं है। धीरे धीरे अभी और आपका मजबूती आता जाएगा। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, बढ़िया होता जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चंस आप सभी के सामने लाए गए। ठीक है। अब और कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट था, मैंने टिक किया जो कुछ लोग डाउट पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 80। 80 में देखो भाई, 80 नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 देखें। क्वेश्चन नंबर जो 80 है, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको खूब फैक्ट दिया गया ओड ऑन इंटीमेशन पे। जो सबसे वाला लास्ट ऑप्शन है कि द पोयम कंटेन एन एपिग्राफ फ्रॉम रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, यहाँ से कहाँ है? जो एपिग्राफ आया हुआ है, एपिग्राफ का मतलब पोयम के शुरू में जो लाइन आती है, किसी दूसरी पोयम से अलूशन लिया जाता है, तो उसे एपिग्राफ बोलते हैं। जो एपिग्राफ है वो यहाँ पे रेनबो नाम के पोयम से है। ठीक है, पोयम रेनबो से है। या उसी का दूसरा नाम है माई हार्ट लीप्स अप। माई हार्ट लीप्स अप। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। हम्म आप सभी के लिए इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 83। 83 भी किसी ने डाउट दिखाया था। 83 क्वेश्चन देख लो भाई। 83 क्वेश्चन भी आप देखा करो, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है? तो देखो, हाँ अनामिका ने बोला था, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। इसको पकड़ो। आप लोग पहली लाइन में ढूंढते हो, अरे दूसरी में, अरे अंतिम तक तो आओ भाई, इतना हड़बड़ी क्या है? दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, ये बच्चा भी, एक छोटा बच्चा देख के कहेगा सर लाइक है। जब लाइक है तो सिमली है। यहाँ क्या डाउट है? ठीक है। तो एकदम आसान है ये क्वेश्चन। हम्म चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे जो डिफिकल्ट है उसको पकड़ो। ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट को पकड़ो। तब बात बनेगी। ठीक है। अब कोई भी डाउट पूछेगा तो मैं उसको समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं समय उतना लेके आता हूँ। पहले ही मैंने टाइम ज्यादा दे दिया। अब डाउट आपको जो फॉर्म भरना है भर के पूछिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है इस पे आ जाओ। 92 पे आ जाओ। 91 में भी दिक्कत थी किसी को? 91 पहले देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखें आप। इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पैराडाइस रिगेंट। पैराडाइस रिगेंट के बारे में जो है क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान दे, इसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पढ़िए, पैराडाइस लॉस्ट का, सारा सही है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सारे फैक्ट सही हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या डाउट है अभी? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 भी देख लो।
विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो देख लो भैया। 93 में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे ध्यान दे, ये सारी बातें सही है। कितना बढ़िया फैक्ट, एल एलिग्रो में 152 लाइन है, इल पेनेसरेसो में 176 लाइन है। हाँ, और एल एलिग्रो इल पेनेसरेसो जो है पहली बार पब्लिश हुए थे, मिल्टन के पोएम का नाम था बुक का, मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। ठीक है, कंपोज एट सेवरल टाइम, 1645 में डेट लिखा था, लेकिन पब्लिश वास्तव में 1646 में हुआ। ये जो लास्ट वाला है ना, एल एलिग्रो इल पेनेसरेसो, ये एल एलिग्रो पूरी तरह से गांव की बात करता है, गांव का थीम है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी वाला आपका गलत है, अर्बन ट्रेडिशन को नहीं दिखाता है, गांव के ट्रेडिशन को दिखाता है, रूरल ट्रेडिशन को दिखाता है। सीधे सीधे हमने लिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो तो। अब आपको क्लियर फैक्ट नहीं पता है, अब ये तीन चीजें एकदम क्लियर है। अब देखो, मैं कहूँ डिलीट मेथड लगेगा, लेकिन डिलीट मेथड हवा में नहीं लगा पाओगे, टुनटुन बन के नहीं लगा पाओगे। डिलीट मेथड के लिए कम से कम कुछ तो पता हो। अब एल एलिग्रो इल पेनेसेरेसो इतनी बेहतरीन पोयम है, आपके एग्जाम में भी पिछली बार आ गई। अब लाइन अब आपको याद नहीं होगा तो कब याद होगा कितनी लाइन है? तो अगर आपको सिर्फ लाइन भी याद है तो आपके दो ऑप्शन क्लियर हो गए। और अगर आपको ये पता है कि किस पब्लिकेशन किस कलेक्शन में आया है तो आपका पहला ऑप्शन भी क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन एकदम बच्चों का क्वेश्चन है। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन पोयम के बारे में नहीं रखते हैं, तो अपने गाल पे तमाचा मारिए। इसलिए तमाचा मारिए कि आपको तो ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी पोएम के बारे में, कि उसमें कितनी लाइन है, कौन सा स्टैंजा फॉर्म है, किस पब्लिकेशन या किस कलेक्शन में आया है। गाल पे तमाचा कितने लोग मारे हैं? नहीं मार रहे हैं तो कोई बात नहीं भैया, हमारी बात मत मानिए। ये आपको अपनी पिटाई खुद करनी पड़ेगी कि छोटी छोटी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो कब पता करोगे बताओ। हम्म। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। जाके गीता कह रही मारा, बस धीरे से मार रही हैं। चलो, अब ये जो क्वेश्चन कुछ आपके 95 से आए हुए, 96 से, ये सारे लिटरेरी टर्म्स के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे। 96 क्वेश्चन है कि एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जो इम्फेसिस करता है मीटिंग डिफरेंट प्लेसेस इंसिडेंट इवेंट ऑफ लाइफ को, तो ममायर कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाइए, और डे टू डे रिकॉर्ड, अगर ऐसी चीज जो डे टू डे रिकॉर्ड रखती है इवेंट का वंस किसी के लाइफ में, ठीक है, और उसे पर्सनल यूज के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो डायरी या जर्नल कहलाता है। ए और बी, ठीक है। इतने प्यार, सीधे सीधे एम एच अब्राहम की लाइन है, कुछ मेहनत नहीं किया गया। एम एच अब्राहम पढ़ो, कर लो। अब नहीं पढ़ रहे हो तो मैं क्या ही करूं। मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे है, और दूसरा टॉपिक क्या है? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। आप पढ़ ही नहीं रहे हो, वहां से हमने 6-7 क्वेश्चन पूछ दिया। ऑटोबायोग्राफी स्टार्टेड टू डेवलप इन कब? ओल्ड इंग्लिश पीरियड से ही शुरू हो गया था ऑटोबायोग्राफी। वो हु ट्रांसलेटेड फेमस पैरेलल लाइव्स ऑफ प्लूटार्क, बहुत ही फेमस है, थॉमस नॉर्थ साहब ने किया था। किया कि नहीं किया सबने इसे सही से? हम्म। थॉमस नॉर्थ साहब ने किया था इसको, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के जितने भी रोमन प्लेज हैं, अभी बता दे रहा हूँ, विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेज का मेजर सोर्स माना जाता है पैरेलल लाइव्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा लिटरेरी पीरियड है जहाँ पे बैलेट सबसे ज़्यादा आपको मिलता है? तो रोमांटिक या लिरिकल बैलेट से ही शुरुआत होता है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? हीरोइक ट्रेजेडी जो है मेनली रिटन किया गया था। अब ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते थे, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बताइए, राजकुमार जी क्या हैं क्लास में? इज राजकुमार जी हियर? क्या राजकुमार जी यहाँ हैं? आल मार दिया होगा, मुझे पता था। अब मैंने जानबूझ के कहा कुछ क्वेश्चन तो आपके आल वाले गलत करवा ही देंगे। हाँ, आल मारोगे गलत करवा देंगे कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ ऑल नहीं है, यहाँ रेस्टोरेशन पीरियड है। रेस्टोरेशन पीरियड में ही हीरोइक ट्रेजेडी, सब पीरियड में नहीं लिखे गए हैं, रेस्टोरेशन पीरियड के लिए, ठीक है, मेनली लिखा गया। तो रेस्टोरेशन पीरियड है। रेस्टोरेशन पीरियड में एक बात और समझ लो, सिर्फ हीरोइक ट्रेजेडी नहीं, इसके अलावा एक और बहुत ही पॉपुलर है, उसे बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्या बोलते हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए भी बहुत फेमस है रेस्टोरेशन एज। क्लियर है सभी को? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के सबसे बड़े राइटर हैं विलियम कॉन्ग्रिप, ठीक है। द वे ऑफ द वर्ल्ड। अनामिका कह रही कि आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं। टेक्निक मैंने तो कभी कहा नहीं था कि ये बात है।
वो तो आप लोग अपने हिसाब से बना लिए कि गुरुजी जब आल देते हैं तो सही हो जाता है। तो अब भैया मैं ऐसा थोड़े ना कि हर बार, तो कुछ फंसाना भी तो है आपको। दिमाग ऐसा ना हो कि दिमाग बंद करके आप चलें। ठीक है। अब आगे ध्यान दें। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला, आप बैलेट दैट वाज प्रिंटेड ओनली ऑन वन साइड ऑफ अ सिंगल सीट डील्स विद द करंट इवेंट, ये बहुत ब्रॉड साइड बैलेट, सीधे सीधे। विच इज द फर्स्ट प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखा गया प्ले कौन है? तो गार्बडक, फोरेक्स एंड पोरेक्स, एकदम सही है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ फर्स्ट कॉमेडी कौन है, तो राल्फ वाइस्टर वाइस्टर। ठीक है, ये भी ध्यान दो। अब आगे ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 104। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज परफॉर्म इन द ईयर, पहली बार कब? 1961 में हुआ था। कौन सा था वो? हाँ, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, उसका नाम है गार्बडक, फोरेक्स पोरेक्स, ऊपर ही था। अभी एक क्वेश्चन और है। रेस्टोरेशन एज वाज फेमस फॉर, किस लिए फेमस था रेस्टोरेशन एज? अब फिर अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। बताओ, हीरोइक ड्रामा, हीरोइक ड्रामा के लिए फेमस था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? वो क्वेश्चन क्या था, एक और रेस्टोरेशन पीरियड। हाँ, हीरोइक ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन लगभग रिपीट ही है। ये दोनों लोग को कर लेना था, किए कि नहीं आप लोग? ये दोनों क्वेश्चन आपका सही होना था, घुमा के वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अ टाइप ऑफ प्लॉट रिटन इन प्रोज एंड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था। जो बुर्जुआ होता है, बुर्जुआ या डोमेस्टिक ट्रेजेडी उसे बोलते हैं। ठीक है, ये कर लिए होंगे। अब जी जी, ट्रेडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी में जो प्रेजेंट होते हैं कैरेक्टर्स, वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो सारे प्रकार के होते हैं। लोअर क्लास में मिलेगा, मिडिल भी, अरिस्टोक्रेसी भी। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस का एग्जाम्पल देख लीजिए आप। हु रोड द लैटिन वर्क यूटोपिया इन 1516, किसने किया भैया? तो ये तो बहुत ईजी है, थॉमस मूर साहब ने लिखा है। सिम्बेलिन क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये लेट प्लेज है शेक्सपियर का, और इन प्लेज को, जो आपके लेट रोमांसेज हैं, उनको ट्रेजी कॉमेडी की भी कैटेगरी में रखा जाता है। और लेट रोमांस तो है ही, तो इसमें सारे सही हैं। अच्छा है। हम्म यूटोपिया का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को लेके डाउटफुल आप हो सकते हैं, क्योंकि जो आपकी बुक है एम एच अब्राहम, वहां पे यूटोपिया का एग्जैक्ट मतलब नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन जितनी भी और किताबें हैं, वो यूटोपिया को लेके नो प्लेस बता रही हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बताना समझना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो यूटोपिया का मतलब बैड प्लेस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन समझिए, बैड प्लेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैड प्लेस तो डिस्टोपिया का मतलब होता है। ऑल प्लेसेस भी नहीं हो सकता, और गुड प्लेस एकदम से पॉसिबल नहीं है। जो बेस्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे नो प्लेस। ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे तो आप इमेजिनरी प्लेस बोल लो, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें, लेकिन जो यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, उन ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है नो प्लेस। अब आपको मैंने कुछ ग्रुप में शेयर किया, उसको जरा देख लो। ग्रुप में कुछ शेयर किया हुआ है। अब यहाँ देखो, ये बुक का नाम है पैगविन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म। अब अगर आप इस बुक में देखो तो क्या लिखा हुआ, सर थॉमस मूर वाज फर्स्ट टू इम्प्लाई द वर्ड फ्रॉम ग्रीक ओयू, ओ यू का मतलब होता है नॉट, और टोपोस का मतलब होता है प्लेस, यानी नॉट प्लेस या नो प्लेस। तो इस तरह से जो इसका मतलब हुआ वो नो प्लेस हुआ। ये अच्छी बुक है, तो आप मानेंगे। अब टू अ लिटरेरी जॉनर, और एक ऐसा लिटरेरी जॉनर है जिसमें आप वो इमेजिन करता है, ही नेम्ड हिज इमेजिनरी रिपब्लिक यूटोपिया। जो इमेजिनरी रिपब्लिक था, प्लेस था, देश था, उसको इन्होंने यूटोपिया नाम दिया। ठीक है, और ये यूटोपिया एक पन है यूटोपिया पे, EUTOPIA, और UUTOPI का मतलब होता है गुड प्लेस। ठीक है, वेयर ऑल इज वेल, जहां सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, तो ये है पन, लेकिन तो ये कुल मिला के एग्जैक्टली लाइन लिखी गई है पेगविन डिक्शनरी में। और यहाँ से भी आप देखेंगे तो नो प्लेस आपका बेस्ट आंसर होगा। फिर इसके अलावा हमने इसको विकीपीडिया पे भी चेक किया, तो विकीपीडिया पे देखो क्या दिखा रहा है। आप लोग ये अपना टेलीग्राम खोल सकते हैं, और यहाँ पे देखो सबसे पहली लाइन आपके सामने है। टेलीग्राम में आप थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लें, और लिखा हुआ है कि द वर्ड यूटोपिया वाज क्वाइन इन 1516 फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक बाय द इंग्लिशमैन सर थॉमस मूर फॉर हिज लैटिन टेक्स्ट यूटोपिया। इट लिटरली ट्रांसलेट एज नो प्लेस, लिटरली इसका मतलब होता है नो प्लेस। ठीक है, कमिंग फ्रॉम ग्रीक ओयू एंड ये मतलब है भाई। तो
ठीक है, हो सकता है आपको उतना सटीक न लगे एम एच अब्राहम के हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सिर्फ एम एच अब्राहम को भी फॉलो करें तो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नो प्लेस ही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको आगे के लिए बता दिया हूँ भविष्य के लिए। अब आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरह आएगा और कोई ऑप्शन वहां पे नहीं है, इमेजिनरी प्लेस नहीं दिया है, या फिर जो एम एच अब्राहम की एग्जैक्ट लाइन है वो मैं पढ़ दूं। अगर एम एच अब्राहम के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, तो अगर मैं नो प्लेस ना देता तो दूसरा आंसर क्या हो सकता था? वो ये हो सकता था अ परफेक्ट कॉमनवेल्थ। क्या आंसर होगा इसका? अगर आपके एग्जाम में आएगा तो एन इमेजिनरी प्लेस होगा, या फिर क्या होगा? अ परफेक्ट कॉमनवेल्थ। ठीक है, अब एम एच अब्राहम के हिसाब से दो चीजें दी हुई हैं, वो भी आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो आ जाए। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर EUTOPIA लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? गुड प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? गुड प्लेस। ये एकदम रट लो। एम एच अब्राहम के हिसाब से अगर DISTOPIA लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? बैड प्लेस। और एम एच अब्राहम के ही हिसाब से अगर ये वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या है? OUTOPIA, तो इसका मतलब होता है नो प्लेस। तो ये भी आप सभी को अपने दिमाग में बैठा के रखना है। तो अगर आपका यूटोपिया दिया है और वहां पे नो प्लेस ऑप्शन है तब भी सही है, और यूटोपिया न देके अगर ओ यूटोपिया दिया है तब भी उसका आंसर क्या होगा? नो प्लेस। क्लियर है सभी को आपके दिमाग में? और बाकी तीन के ऑप्शन तो क्लियर। अगर ई यूटोपिया दिया है तो गुड प्लेस, डिस्टोपिया दिया है तो बैड प्लेस। बताओ भाई, एकदम डीपर से डीपर लेवल पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है कि नहीं? फेबल क्या कहलाता है? आप सीधे एम एच अब्राहम में देखें, ब्रैकेट में लिखा फेबल का मतलब एप्लॉग। ठीक है, अगर कोई ऐसा, इट इज यूज्ड व्हेन द क्रिटिक फोकसेस ऑन द फीचर्स एंड फॉर्म ऑफ एनी लिटरेरी वर्क। आप किसी पोयम को पढ़ रहे हो, किसी नावल को पढ़ रहे हो, लेकिन आप राइटर के हिसाब से उसको नहीं पढ़ रहे हो, आप उस पोयम में जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी लाइन को देख रहे हैं और उसके आधार पर उस पोयम का एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे एनालिसिस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म के बहुत बड़े मतलब कॉन्सेप्ट को मानने वाले राइटर जो कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? उनको बोलते हैं न्यू क्रिटिसिज्म। जो ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करते हैं वो कौन है? वो है न्यू क्रिटिक्स। वो कौन है? वो न्यू क्रिटिक्स हैं। ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा लिखिए। और न्यू क्रिटिक्स में सबसे पहला नाम कई लोग का आता है। एक तो टी एस इलियट साहब हैं ही, और जो टी एस इलियट साहब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताओ ऐसा कौन सा क्रिटिक है जो टी एस इलियट के ठीक उल्टा उल्टा डेफिनेशन देता है पोइट्री की, तो वो है सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, और ये अलग प्रकार से देते हैं। वो कहते हैं पर्सनल चीजें हैं वहां दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये उल्टा करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है, टी एस इलियट एकदम उल्टा बोलते हैं किसके? विलियम वर्ड्सवर्थ के। एक बात तो ये अपने दिमाग में रखना है। दूसरा बात, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म करने वाले लोग को हम न्यू क्रिटिक्स बोलते हैं। ये पोयम पे ध्यान देते हैं, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके फिगर ऑफ स्पीच पे, उसके फीचर्स पे, उस पे फोकस करते हैं। और इनमें इनमें एक बहुत बड़े महोदय थे जिनका नाम है आई ए रिचर्ड्स। क्या नाम है? आई ए रिचर्ड्स। ये क्या करते हैं? ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्या बोला जाता है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये इसमें क्या करते हैं? ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में क्या करते हैं कि ये अपने कुछ स्टूडेंट्स को जिनको ये पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, उनको क्या करते हैं कि कुछ पोएम्स उठाते हैं, उनको दे देते हैं। ठीक है, राइटर्स के, बड़े बड़े राइटर्स के पोएम उठाते हैं, उनको दे देते हैं, और उसमें से राइटर का नाम हटा देते हैं, और उनको बिना बताए कहते हैं कि भैया ये किसका, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम इन पोएम को अब क्रिटिसाइज करो, इनके पोएम की लाइन के आधार पे, कंटेंट के आधार पे, फिगर ऑफ स्पीच के आधार पे, वर्ड्स के आधार पे। अब क्या हो गया? अब बच्चों के लिए वो जो पोयम को क्रिटिसाइज करने के लिए वो राइटर से प्रभावित नहीं है। नहीं तो पता चलेगा शेक्सपियर का है, अरे तो शेक्सपियर का है तो शेक्सपियर को थोड़ा अच्छे से करेंगे, मिल्टन का है तो अच्छे से करेंगे। तो भैया आप चाहें जिसका हो, उन्होंने क्या किया, बड़े वाले राइटर्स को भी दिए और जो आज के नए राइटर्स हैं उनके भी पोएम्स को दिए। तो इससे क्या हुआ? ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है कि आप प्रैक्टिकल बेसिस पे वो करो, और जो है समझने की कोशिश करो, और उसके फीचर्स के आधार पे उसका एनालिसिस करो।
तो ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बोला जाता है, और इसके जो बड़े राइटर हैं वो आइए रिचर्ड साहब हैं। कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि भैया ये बताओ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट, आइए रिचर्ड साहब ने दिया, एकदम दिमाग में बैठा लो। क्लियर है सभी को? ये आ सकता है, बहुत ही पॉपुलर है। एरर ऑफ इवेल्युएशन, अगर किसी आप पोयम का इवेल्युएशन करते हैं और उसमें एरर आ रहा है क्योंकि आप उसके इफेक्ट के आधार पे उसका इवेल्युएशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं अफेक्टिव फैलेसी। क्या बोलते हैं इसको? अफेक्टिव फैलेसी। ठीक है। रिपार्टी, रिपार्टी का मतलब क्या है? जो रिपार्टी का मतलब होता है वो कंटेस्ट ऑफ विट है, एकदम सही है। काउंटर द रिमार्क ऑफ अदर है, ये भी। टू यूज पास्ट मेमोरीज ऑफ डिबेट है, ये नहीं है। अब टुनटुन क्या है, आदत हो गई है टुनटुन को ये वाला तो नहीं है, तो यहाँ पे ए बी आंसर हो गया, यानी डी वाला आंसर होगा। अगर हम आल दे देते तो यहाँ भी आप लोग फंस जाते, आल दे देते तो फंस जाते, आप आल मार देते तीनों, और तीनों है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और फिर एक आल वाला सही करवा दें भाई, इतना आल वाला गलत करवाएं। विट डिनोट करता है किस प्रकार के वर्बल एक्सप्रेशन को? ब्रीफ एंड डेप्थ, एकदम सही है। क्विक एंड क्लियर, टिपिकल फॉर्म ऑफ एपिग्राम, एकदम सही है, सारे सही हैं। ठीक है। एडवर्ड स्पेंसर साहब जो फेरी क्वीन में अगर आप देखते हैं तो जानबूझ के डेलिब्रेट यूज करते हैं। ठीक है। किसका डेलिब्रेट यूज करते हैं? आर्केइज्म। आर्केइज्म क्या होता है? जो पुराने वर्ड्स होते हैं, मिडवल एज के वर्ड्स को यूज करते हैं, उनको करते हैं। बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। शार्ट विद नहीं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ी हो गई। शार्ट स्टेटमेंट ऑफ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ अबाउट एवरीवन लाइफ इज कॉल्ड। बहुत ही प्यारा है क्वेश्चन। तो ये आपका जो है क्या कहलाता है? वो प्रोवर्ब कहलाता है। आप सीधे सीधे बुक को पढ़ेंगे, एम एच अब्राहम की पहली लाइन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। गार्बडक क्या है? फर्स्ट ब्लैंक प्ले है, ब्लैंक वर्स प्ले, एकदम सही बात है। वर्स प्ले है, एकदम सही बात है। रिवेंज ट्रेजेडी है, एकदम सही बात है। आपके सारे ऑप्शन सही हैं। अब सबसे लास्ट में आते हैं, और यहाँ ध्यान दें सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दें 120 नंबर वाले क्वेश्चन ध्यान दें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। होलिंसन क्रॉनिकल जो है, इसको होलिंसन क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड बोला जाता है। ये बताइए सोर्स है, किसके लिए सोर्स है? हिस्ट्री प्लेज ऑफ शेक्सपियर, एकदम सही बात है। किंग लियर के लिए एकदम सही बात है। मैकबेथ के लिए एकदम सही बात है। सिम्बलिन के लिए एकदम सही बात है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम सोचो आपको कितना सब कुछ दे दे रहे हैं, केवल आप इन क्वेश्चन को याद रखो ना। आज के क्लास में हमने आपको ये भी बता दिया कि थॉमस नॉर्थ ने जो ट्रांसलेट किया था पैरल लाइव्स, वो रोमन प्लेज के लिए सोर्स है। अभी आपको बता दिया हिस्ट्री प्लेज के लिए सोर्स होलिंसन क्रॉनिकल है, और साथ ही साथ ये 3 और इनके फेमस प्लेज का सोर्स है। सब कुछ तो आपको दे दे रहे हैं भैया, कुछ बचने वाला नहीं है। सब कुछ लुटा रहे हैं आपको, लूट लो लूट लो, सेलेक्ट हो जाओ। हर किसी को मैं बोल रहा हूँ। अब ईश्वर देख रहा है, वो देख रहा है कि भैया ये मेहनत तो बहुत कर रहा है, दिन रात क्वेश्चन बना रहा है, फिर डिस्कस भी कर रहा है, सब दे दे रहा है, लेकिन अब टुनटुन पढ़ ही नहीं रहा है। तो कह रहा है ये गड़बड़ कर रहा है। कभी कह रहा बीमार हो गए हैं, कभी कह रहा ये हो गया, कभी कह रहा नींद आ रहा है, थोड़ा नींद ले लें, यही सब काम कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा इसका नाम धीरे धीरे मिटा लो। अब धीरे धीरे आपके एक एक लेटर में से थोड़ा थोड़ा मिटालना है, और जब लगातार आप ऐसा करते जाओगे तो मिटल जाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करे, रोज रोज बहानेबाजी करोगे, गड़बड़ी करोगे तो आपका नाम मिटल जाएगा। फिर मुझे दोष मत देना भाई, मैंने आप में से हर किसी का नाम लिख रखा है। अब आपको जो है ये क्वेश्चन ध्यान दो। VR7 मैंने कहा चलो एक पोयम भी दे दें, ऐसे तो पढ़ोगे नहीं टुन लोग, तो कम से कम चलो पोयम दे दे रहा हूँ, पोयम को तो पढ़ लो। तो पोयम दे दिया। अब ये पोयम देखो कितना प्यारा पोयम है, आप सभी को पूरी जानकारी भी दे दे रहा है सारी चीज। VR7 क्या है? हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है। VR7 बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर है सभी को? सेंटर्स ऑन अ डायलॉग बिटवीन अ स्पीकर एंड एंड अब ध्यान दो यहाँ पे 8 ईयर ओल्ड। ये आपको ग्रामर का क्वेश्चन बना दिया। 8 ईयर ओल्ड, 8 ईयर्स नहीं होगा, 8 ईयर ओल्ड। ये कॉन्सेप्ट है कि लास्ट में जो नाउन होगा, ठीक है, वो आपका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन उसके पहले वाले जितने भी वर्ड्स हैं उसमें कोई प्लूरल सिंगुलर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अकाउंट्स ऑफ देयर डेथ्स। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 23 कहाँ है भाई? ऊपर है।
टू टू लाई, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था। टू लाई, फिल इन द ब्लैंक, टू लाई, टू ले नहीं, टू लाइड नहीं, टू लाई, बहुत अच्छा था ये भी। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली होगा, पर्टिकुलरली दैट ऑफ सिस्टर जेन एंड ब्रदर जॉन, तो वो नाम भी दे दिया कि ये बताओ VR7 में सिस्टर ब्रदर के नाम कौन क्या है जो बेचारे जिनकी डेथ हो गई है, तो जेन एंड जॉन। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप जवाब ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है। हम सब आपको दे देने के भैया पढ़ लो, फिल इन द ब्लैंक कर लो, सबसे लास्ट वाला ये भी बहुत प्यारा है कि इनोसेंस चाइल्डहुड which refuses to exclude loved ones even in death, तो loved ones हो जाएगा। कर दिया था सभी को। ये भी अच्छा लगा नहीं, क्लोज पैसेज में अच्छा लगा कि नहीं? आपको ग्रामर सब कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ और साथ ही साथ आपको एक कहानी भी क्लियर हो जा रही है। सिमोन ली भी क्लियर करा दिया, ये भी क्लियर करा दिया। तो भैया अगर मजा आया हो तो एक बार ताली वाली बजा लो। हाँ, 10 years ओल्ड, ये प्रियंका दुबे 10 years नहीं, 10 year ओल्ड, YEAR सिर्फ। चलो भैया, तो 2 घंटा आप लोगों ने, 1.5 घंटा लगा। सचिन जी, आनंद आ गया सचिन जी आपको? चलिए भाई, तो इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है। और अभी मुझे कल का पता नहीं कि कल मैं आपको टेस्ट करा पाऊंगा नहीं, अगर नहीं हो पाया तो हो सकता है अगले 2 दिन आपके टेस्ट ना हो, और कोशिश करूंगा यदि हो जाएगा तो। इसलिए आप लोग तैयार रहें, 11 बजे कल फिलहाल टेस्ट नहीं होगा, अगर होना होगा तो कल शाम को टेस्ट होगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आप सभी से। सारे लोग फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा, अभी बता दे रहा हूँ, फीडबैक फॉर्म, रिव्यू फॉर्म भरना है, और जो गलत हो रहे हैं, डिफिकल्टी जहाँ आ रही वो भी भरना है। सभी को गुड नाइट।